अंतःकर्म। कहते हैं कि जलन बहुत बुरा कर्म है जिससे सारे कुकर्म जन्म लेते हैं और वो इंसान को अंतःकर्म तक ले जाते हैं। गीता सार से प्रेरित। रविवार के दिन दो जुड़वा बच्चे टेलीविजन पर कार्टून देख रहे हैं और रसोई में उनकी माँ जिया दोपहर का खाना पका रही है। टीवी देखते हुए बच्चों के सामने लिविंग रूम में सजी छोटी छोटी चीजें उड़कर टीवी स्क्रीन पर टकराती हैं। स्क्रीन फूटती है। बच्चे माँ की ओर भागते हैं। माँ आवाज सुन बच्चों की ओर बाहर आती है। तीनों लिपट जाते हैं और देखते हैं कि लिविंग रूम की छोटी चीजें दीवारों से टकरा रही हैं और कमरे में रखे सोफा सेट और टेबल हवा में झूल रहे हैं। बच्चे जोरों से चिल्ला कर रो रहे हैं और उनकी माँ ने बेडरूम में छोड़कर बाहर से बंद कर दिया है। जिया ने मंजर का छोटा क्लिप बनाकर घर से बाहर जाते हुए अपने पति विनय को व्हाट्सएप पर भेजा और घर का दरवाजा बंद करके कॉल किया। विनय, ये सब क्या है? जिया, मैं अभी घर आता हूँ। मुझे नहीं पता और अभी आकर मुझे सब बताओ, क्योंकि मुझे पता है इसकी वजह तुम और अशोक हो। जिया ने घर का दरवाजा खोला और देखा कि सारा सामान व्यवस्थित है। वो अंदर आई और फर्श पर देखा तो कुछ टूटा फूटा नहीं था। टीवी भी सही और उस पर कार्टून चल रहे हैं। बेडरूम में देखा तो बच्चे सो गए हैं। उसने फिर से वो क्लिप देखी जो पति को भेजी है और उसमें वो मंजर वैसा ही दिखा जैसा हुआ। ये सब सही कैसे हुआ जो इतना भयानक था? तभी एकदम से लिविंग रूम के पर्दे बंद हुए, अंधेरा हुआ और डरावने से माहौल ने घेरा किया। हल्के धुएं में एक आदमी खून में लथपथ कटा हुआ सामने आया जो खिड़की के पास खड़ा था, जिसे देख जिया के पसीने छूट गए। अगले पल एक औरत उस आदमी के पास उसी हालत में दिखी। बड़े गुस्से में थे दोनों। जिया सहमकर दीवार के सहारे रगड़ खाती हुई बैठ गई। पसीना और आंसू दोनों आ रहे हैं, पर आवाज हलक में अटक गई है। अगले पल पास में एक भयानक लंबा चौड़ा आदमी वहां प्रकट हुआ। लाल आंखें और खून से टपकती लार, उसके मुंह से मानो एक राक्षस हो। ये देखते ही जिया बेहोश हुई और वो प्रेत जोर से हंसने लगे। तभी घर का दरवाजा जोर से धक्के से खुला और विनय अंदर आया और उसे भी उन तीनों का ये दृश्य दिखा। जरा वो भी डरा। प्रेत अदृश्य हुए। रसोई से गिलास में पानी लेकर उसके छींटे जिया पर छिड़के और वो होश में आई। फिर उसी ग्लास का पानी पिलाया और जिया को पकड़कर विनय को खड़ा कर सोफे पर बैठाकर सामने बैठा और बोला, जिया, तुम तो जानती हो कि हमारी फैमिली का जॉइंट बिजनेस था। मैं ताऊ जी के साथ काम करता था। जब से पापा मम्मी सब छोड़कर केदारनाथ बस गए, कम उम्र में धंधे में पड़ा। ताऊ जी ने पिता की तरह नहीं, मास्टर की तरह काम सिखाया। जैसे मैं एक फौज का जवान हूँ, कहीं भी डांट देते, किसी के सामने चिल्लाने लगते, हाँ, पूरा ख्याल रखते। पैसा गाड़ी सब दी, पर मेरी इज्जत का फालूदा निकालते। मुझ में यह सब गुस्सा बनकर पनपने लगा। आखिर मैं सिर्फ 24 साल का था। एक दिन ताऊ जी का बेटा यानी मेरा भाई शिवेक पढ़ाई पूरी करके लंदन से वापस आया और ऑफिस में उसे भी काम सिखाया जाने लगा, पर बड़े प्यार से। ये देख मेरा मन अब जलन और बदले से भर गया। घर आकर मैं बहुत शराब और सिगरेट पी रहा था कि मेरा दोस्त अशोक आया, जो कि पेशे से पंडित था। वो बोला, ये क्या हाल बना रहा है? अब ये रोज का हो रहा है, हाँ, जो मैं एक दोस्त के नाते सह नहीं पा रहा हूं। हर काम रोने और जलने से पूरा नहीं होता, कुछ करना पड़ता है, हद पार तक। करेगा? हाँ, मैं सारी हदें पार कर दूंगा। ब्रह्मांड में सब तरह के कर्म व्याप्त हैं, वैसे ही सभी तरह की पूजा भी, सात्विक और तामसिक दोनों पूजा हम हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत कर सकते हैं, पर वो जरा वक्त लेगी। इसलिए अभी हम वही पूजा शमशान में नहीं करके ईसाइयों के कब्रिस्तान में करते हैं। चलो। हम दोनों चले गए और पहुंचकर नई दफनाई 2 कब्रों के बीच मुझे बैठाया और जैसा मुझे कहा मैं दोहराने लगा, हे आत्माओं, अगर तुम सच में हो और अगर तुम भी किसी दुर्घटना या द्वेष का शिकार होकर मरी हो तो मेरा बदला लेकर अपना मन शांत करने आ जाओ। मेरे ताऊजी श्री उमेद प्रकाश की मृत्यु ही मेरा बदला है। अगर तुम हो तो ये करो। ऐसा करके हम दोनों चले गए। रोज की तरह मैं ऑफिस जाता, पर ताऊ जी ठीक थे और मैं घर आकर वही शराब और सिगरेट में डूब जाता। 1 महीना हुआ और एक दिन ऑफिस गया तो मेरा भाई अकेला था। मेरे पूछने पर बताया, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, चेस्ट पेन होने लगा और अब डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है।
मैं अपने ताऊजी से मिलने उनके घर गया और खैरियत पूछकर जाने लगा कि रसोई में एक औरत उल्टी खड़ी दिखी, जो मैंने सोचा कि काम वाली होगी। घर से बाहर आकर पलटा तो ताऊजी के कमरे की खिड़की में एक आदमी खड़ा दिखा। यह देखते हुए भी मुझे समझ नहीं आया और मैं चला गया। 2 महीने गुजरे। मेरा भाई शिवेक धंधे में नई ऊंचाइयों को छू रहा था। यह देख मैं और जल रहा था। अशोक फिर आया और बोला, सुना है कि मुस्लिम कब्रिस्तान में वही काम करने से काम जल्दी होते हैं। हम दोनों फिर से निकले और वैसा ही किया जैसा पहले किए थे। बस मैंने ताऊजी की जगह इस बार भाई शिवेक का नाम लिया। वापस आकर सो गया। अगली सुबह जब कपड़े पहन रहा था तभी ताऊजी का कॉल आया और वो बोले, विनय, तेरे भाई ने घर के छत से कूद के जान दे दी, जल्दी आओ। फोन रखा और मैं खुशी से फूला नहीं समाया। अशोक को कॉल करके कहा, काम हो गया अशोक। ताऊजी के पास जाकर नाटक करते बिलख कर रोया। अरे त्यष्टि का सारा कर्म कर वापस आया। ताऊजी ने सब मुझे सौंप दिया। मुझे जो चाहिए था मिला। अब मैं करोड़पति विनय कहलाने लगा। शादी हुई, बच्चे हुए और इसमें 10 साल निकल गए। ताऊजी भी चल बसे। बस यही सब सच्चाई है। एक दिन आधी रात को विनय, तुम और अशोक मानो एक कमरे में थे और किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। ये सब मैंने बाहर खड़े होकर सुना था, पर मैंने इसका कभी जिक्र नहीं किया। आज वो ही याद आया। क्या था? उस रात मैं और अशोक पार्टी से लेट आए थे तो अशोक को यहीं रोक लिया था और गप्पे मारने लगे। तभी वो तीनों जो तुम्हें दिखे आज, वो उस रात हमारे सामने आए और बताया कि जो 2 आदमी औरत थे वह ईसाई कब्रिस्तान से आए थे और क्या और विनय? और जिनको मैंने काट काट कर मार डाला था। क्यों विनय? वो आदमी फ्रेडी दी कोस्टा है और मुझे उनसे दूर और मेरी उनसे खिलाफत करता रहता था। और एक रात मैं उसके घर गया क्योंकि उसने ताऊजी से बातों बातों में कहा था कि वो अकेला है और उसकी पत्नी अगले दिन आने वाली है। मैं पहुंचा और उसे गुस्से में समझाने लगा, यहां तक कि उसका कॉलर भी पकड़ा, पर बदले में उसने मुझे थप्पड़ मारा और मैं गुस्से से पागल हो गया। उसे धक्का देकर फर्श पर गिराया, पर उसका सर टेबल से टकराया और वो मर गया। मैं डर गया पर खुद को बचाना चाहता था। फिर मैं सामने रसोई से एक छुरी लाया और उसके टुकड़े कर दिए। उसकी जेब से चाबी लेकर ऊपर कमरे में गया चोरी करने, ताकि पुलिस को चोरी का मामला लगे। पर कमरे में पहुंचा तो उसकी बीवी पहले से वहां सो रही थी। मैंने उसको भी काट डाला और सारा लॉकर खाली करके चला गया। हाँ, मैं नशे में था, पर सब सोच समझ कर किया। इसलिए जैसा सोचा वैसे ही अगले दिन अखबार में छपा था। पर उसकी पत्नी को क्यों? तुम्हारी कसम, मैं किसी को मारने नहीं गया था, पर जो हुआ उसके बाद करना पड़ा। और वो दूसरा आदमी कौन था? वो दूसरा आदमी जिन्न है, जो कि मुस्लिम कब्रिस्तान से आया था। वो सब जब हमें मारना चाहते थे तब हमारे गिड़गिड़ाने पर बोले, अभी तुम्हें नहीं, पहले उनको मारेंगे जो हर साल तुमसे जुड़े हैं। और फिर सबसे पहले जिया तुम्हारी माँ को पानी के टैंक में गिराकर मारा। फिर अगले साल तुम्हारे पापा को गैस सिलेंडर लीक ब्लास्ट में मारा। और अब तीसरा साल है, हमारी बारी है, क्योंकि अब कोई नहीं बचा है परिवार में। और तुम्हें और बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। इन सब के लिए भगवान सजा देगा तुम्हें और अशोक को, और मैं भी माफ नहीं करूंगी। पर पहले अशोक को बुलाकर कोई समाधान करो। विनय ने अशोक को वो क्लिप भेजी और कॉल करके सब बताया, और अशोक ने अपने गुरु से समाधान पूछा और आया। पूरा पूजा पाठ का माहौल बनाकर अशोक ने हनुमान बीज मंत्रों की आहुतियां डाली। ओम हनु 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 हनुमते नमः, ओम फट स्वाहा। आहुतियों के साथ चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें जोर जोर से आ रही थी। वहीं जिया और विनय की आवाज नहीं निकल रही है। पसीने और आंसू से लथपथ चेहरा लिए चुपचाप बैठे हैं। घर की लाइट्स आवाजों के साथ जल बुझ रही हैं। डरावनी चीखें माहौल को बहुत ही दर्द भरा कर रही हैं, पर मंत्रों के स्वर मानो शक्ति दे रहे हैं। आहुतियां खत्म होने से पूर्व सारी चीखें बंद और लाइट्स शुरू हो जाती हैं। माहौल शांत हो जाता है। अशोक जिया से माफी मांगकर चला जाता है और रास्ते में सुनसान सड़क पर स्कूटर रुक जाता है।
मानो किसी ने पकड़ लिया हो। पीछे पलटते ही अशोक उस डरावने जिन्न को देखकर डर जाता है और स्कूटर की रेस जोर से दबाता है। जिन्न छोड़ देता है और स्कूटर असंतुलित होकर सामने आते ट्रक में घुस जाता है और अशोक एक्सीडेंट में मारा जाता है। यहाँ जिया बच्चों के साथ सोती है और अकेले सो रहा विनय सुबह 2:45 पर सामने ताऊजी और शिवेक को खड़ा देख रहा है, जो उसका हाथ पकड़कर पलंग से उठाकर ले जाते हैं। 6:30 बजे जिया विनय को उठाने आती है तो वो उठते नहीं। वो समझ जाती है कि वो नहीं रहा। विनय की लाश के पास उसका मोबाइल बजा, जिस पर अशोक का कॉल था, जिसे जिया ने उठाया और पुलिस कर्मचारी ने कहा कि कल रात एक्सीडेंट में ये चल बसे, इनकी लाश को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाओ। जैसे कि अशोक अकेला था, बस विनय ही उसका दोस्त था और दोस्त के लिए अशोक ने दुख में गलत भी किया और उसके परिवार को बचाने के लिए सही भी किया। सच्ची दोस्ती निभा गया, जैसे कि दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती। अब शमशान में 2 चिताएं जल रही हैं। जिया बच्चों के साथ रोती देख रही है। चिता की लपटों की दूसरी ओर विनय अशोक दिखते हैं और हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए अदृश्य हो जाते हैं। जैसा कर्म किया होता है इंसान ने अपने जीवन में, वो अंततः यही भोग कर जाना होता है, वही अंतः कर्म होता है। लेखक धुवेश बोहरा। प्रेतों की पाठशाला। बिलासपुर 23,000 लोगों की तादाद वाला कस्बा, जिसे आज से पहले कोई ज्यादा जानता नहीं था, पर आज वो न्यूज की हेडलाइन बन गया है। एक स्कूल में 2 दिन में 3 बच्चों और 2 अध्यापकों की अस्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। 1 हफ्ते पहले वजह कोई बता नहीं पा रहा था। अफवाह है या हकीकत, पर सुना है कि वो पाठशाला प्रेतों की है। रिपोर्टिंग के वक्त एकदम से आवाज आई, चाय लेंगे साहब। रिपोर्टर डर जाता है और देखने के बाद उसको अजीब हालत में और ज्यादा डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि वो भूत जैसा ही भयानक दिख रहा है। तुम कौन हो? वो स्कूल की दीवार से लगकर चाय की स्टॉल मेरी ही है। भाई साहब, कुछ जानते हैं आप इन सब के बारे में? तो बताइए। 2 महीने पहले स्कूल शुरू हुआ था और हमारी दुकान 2 पुश्तों से यही है। जब नींव रखी गई तब भी हमने मना किया था बाबू साहब। क्यों का भूतिया है ये जगह, नहीं सुनी हमरी। और शुरू हुआ स्कूल। पहले ही दिन बच्चे अपनी कक्षा में गए और जब पानी पीने या टॉयलेट गए तो डरते चिल्लाते बाहर आए और पूछने पर बताते कि अंदर कोई और भी डरावने लोग हैं, पर मानता कोई नहीं। पढ़े लिखे कहाँ मानते हैं बाबू साहब। पर अंदर का वाकया तो विनोद जी सर ही बताएंगे, जिन्होंने इसकी तहकीकात की है। तुम इतना सब कैसे जानते हो? अरे बाबू, दुकान दिखाई ना मेरी, वो भी तो जल गई थी और साथ में मैं भी। रिपोर्टर वहां से चल दिए और स्कूल की तरफ बढ़े। बाहर चारों तरफ पुलिस फेंसिंग थी, डू नॉट क्रॉस वाली, पर रिपोर्टर ने अपना पहला कदम पहली सीढ़ी पर रखा ही था और पीछे से डर में चाय वाले का भूत चिल्लाया, अंदर ना जाओ बाबू साहब। पीछे पलटे बिना वो डरता हुआ अंदर बढ़ा और अपने धीमे कदमों से खाली सुनसान स्कूल का चक्कर लगा ही रहा था, अपने मोबाइल कैमरा में रिकॉर्डिंग के साथ। और वो वहां टॉयलेट एंड पेंट्री के सामने पहुंचा। पहुंचते ही देखता है कि सामने एकदम से वहां बच्चों की भीड़ दिखी, जैसे कि इंटरवल में होती है, वही माहौल। और तुरंत ही माहौल शांत। सारे बच्चे रिपोर्टर के सामने पलटे और गुस्से में देखने लगे, जिनमें से काला धुआं निकलने लगा जैसा जलने से निकलता है। ये देख रिपोर्टर पर डर चढ़ा ही था कि पीछे से डांटती हुई डंडा हाथ में लिए एक लेडी टीचर आई, जैसे कि बच्चों को क्लास में ले जाने के लिए आई हो। और बच्चे भी वैसे ही हूटिंग करते हुए रिपोर्टर के आर पार होते हुए भाग गए। रिपोर्टर डर से पलटकर गिरा और उसकी नजर उस लेडी टीचर की दहकती नजरों से मिली, जो दर्द में थी। वो सब अदृश्य हो गए। काफी देर बेल बजाने और दरवाजा खटखटाने के बाद विनोद आए। विनोद जी, क्या है स्कूल का सच? पाठशाला नहीं है वो, प्रेतों की पाठशाला है। बच्चों ने जब वो सब एक्सपीरियंस किया तब बच्चों ने बाकी टीचर्स और अपने पेरेंट्स से कहा, पर कोई नहीं समझा और ना ही माना। पर मैंने माना और इसके पीछे लगा। एज ए फिजिकल टीचर मैं जब भी राउंड पर होता तो मैं अकेले टॉयलेट्स और पैंट्री में जाने लगा। फील होता जैसे मेरे पीछे कोई है। पानी पीता तो लगता कि पैंट्री में मेरे साथ कोई पानी पी रहा है। सेम इन टॉयलेट। और फिर एक दिन
दोपहर 2 बजे छुट्टी की टाइम जाने से पहले मेरी नज़र कॉरिडोर में टहलते कुछ लोगों पर पड़ी। जैसे कि मॉर्निंग में स्कूल स्टार्ट से पहले स्कूल ऑक्सिलरी स्टाफ टहलते हैं। मैं पीछे गया तो देखा कि वो लोग अलग अलग क्लासरूम्स क्लीन कर रहे हैं और हर एक रूम के सामने खड़े होकर हर एक से नज़र मिली और मुझसे नज़र दर्द में मिलाकर गायब होते गए। मैं डर से भागा। अगले दिन मैंने प्रिंसिपल ऑफिस जाकर प्रिंसिपल से वही बात कही, पर उन्होंने हंसकर मजाक में उड़ा दी। क्या आप भी बच्चों की तरह बातें कर रहे हो विनोद सर? और प्रिंसिपल सर बाहर गए। मैं बाहर निकला और मुझे कॉरिडोर के एंड में ग्रुप के बच्चे और स्टाफ जलते हुए दिखे। अब मेरे लिए जानना ज़रूरी हो गया। अगले दिन मैं स्कूल लेट आया और देखा कि वहाँ स्कूल में भीड़ जमा है, पुलिस आई हुई है और सब वही वॉशरूम पेंट्री के आगे जमा है। वहाँ देखा तो क्लास फर्स्ट के 3 स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज पड़ी है, जिसका रीज़न हार्ट अटैक है। उन बच्चों के पेरेंट्स रो रहे हैं। माहौल मातम से भरा हो गया था। अगले दिन एक मेल टीचर वॉशरूम में गए थे और वो बाहर आए ही नहीं। जब पियोन को पता चला कि वॉशरूम में है तो डोर तोड़ा गया। वहाँ वो टीचर की बॉडी कमोड पर बैठी पड़ी है, पर पूरी जली हुई थी और कोई बदबू नहीं आई जलने की, बस खाली धुआं आ रही थी। अगले दिन पेंट्री में लेडी टीचर पानी पीने गई तो उनका मुंह वाटर कूलर में डूबा हुआ और बॉडी बाहर लटकी हुई थी। इसी न्यूज़ ने पहले स्कूल बंद करवाए हैं और शायद आपको यहाँ तक पहुँचाया है। फिर क्या? आपने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की? कोशिश सब पता चल गया है। मैं स्कूल की लैंड के बारे में पता करने म्युनिसिपल डिपार्टमेंट गया और वहाँ से पूरा रिकॉर्ड लेकर आया जो 1900 से था, पर 2022 के रिकॉर्ड ने मुझे सब बताकर हकीकत से सामना करवाया। मैं सहम सा गया और आंसू रुक नहीं रहे थे। ऐसा क्या था विनोद जी? 1900 से 1921 तक इसी जगह पर उस जमाने की पाठशाला हुआ करती थी, जहाँ ज्ञानी पंडित और शास्त्री, मौलाना, यहाँ तक कि प्रीस्ट भी पढ़ाया करते थे। एक लेडी टीचर जो कि उस टाइम की स्कूल प्रिंसिपल थी। गांव के बच्चे बहुत खुशी से मन लगाकर पढ़ते सीखते थे। बहुत सुकून भरा माहौल था गुलामी के समय पर भी। पर नजर एक राक्षस की लगी। 1922 की शुरुआत में नाम था जनरल डॉगलास, जिसको गांव के बच्चों का पढ़ना और उस गांव की शांति अच्छी नहीं लगी। बिना किसी को कहे एक दिन रात को अपने सिपाहियों से पूरे स्कूल के चारों ओर बारूद बिछवा दिया और अंदर टॉयलेट्स और पेंट्री में पेट्रोल ऑयल के पैकेट्स रखवाए। दूसरे दिन जब स्कूल शुरू होकर इंटरवल तक पहुंची कि फायर ब्रिगेड के टैंकर में पानी की जगह पेट्रोल भर लाया और पूरी बिल्डिंग पर छिड़क दिया। अंदर बदबू फैली तो भगदड़ मची और बाहर सिगार जलाकर माचिस की उस तिल्ली को नीचे गिराया। उस जनरल ने जो नीचे बारूद पर तिल्ली गिराया, तभी बंदूक की गोली की तरह पूरी बिल्डिंग को आग ने अपने आगोश में ले लिया। लगभग 80 बच्चे और 12 का स्टाफ जलकर भस्म हो गया। उस वक्त प्रिंसिपल मैम रोज की तरह डंडा लेकर टॉयलेट्स और पेंट्री से बच्चों को क्लास में भेजने के लिए डांट रही थी। सब जलकर भस्म हो गया। मानो दिल दहल गया हो। इन सब से छुटकारा कैसे मिल सकता है? पता किया, वो भी पता किया मैंने। जब वो सब पढ़ा तो पढ़ते हुए रात के 11:30 बज गए और मैं रोते बिलखते खुद को संभाल नहीं पाया और शराब पीकर टाइट हो गया और पाठशाला के सामने पेड़ के नीचे बैठ गया। घोप अंधेरे में स्कूल को देख रो ही रहा था कि अचानक लाइट्स लगी। बच्चे और पूरा स्टाफ अंदर क्लास में जाने लगे। क्लास में पढ़ाई शुरू। थोड़ी देर बाद स्कूल आग के लपटों से जलती हुई दिखी और सब सामने जलते हुए खड़े दिखे जो अंदर थे। वो मंजर देखकर मैं भागा, जोर से भागा और भागता हुआ घर आ पहुंचा और बेड पे वैसे ही गिर गया। सारा पिया हुआ उतर गया। सुबह सब याद था, पर वो रात को जो देखा सच था या नहीं पता करने में 4 रातों तक लगातार गया और सब वैसे ही सामने दिखा रोज
और रिपोर्टर साहब, मैंने पी भी नहीं रखी थी चारों दिन। आपने बहुत कुछ देखा है हिम्मत के साथ। आप बच गए, बस वही काफी है। किसने कहा कि मैं बच गया? रिपोर्टर पसीने से लथपथ हो गया और देखा कि विनोद इंसान से जलता हुआ पुतला बन गया और बोला, मैं तो पूरी पाठशाला के साथ ही जल गया था। अतृप्त आत्मा हूँ, भटक रहा था। विनोद धुएं के साथ उड़ता हुआ अदृश्य हो गया। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती है क्योंकि उनके पीछे की सच्चाई कोई समाधान नहीं ढूंढ पाती है। खौफनाक राज। शहर के भीड़भाड़ और कोलाहल से दूर पहाड़ों की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव, संजौली। कुछ दिनों पहले किसी ब्लॉगर ने इस गांव की खूबसूरती की काफी चर्चा की और इसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। तब से अचानक ही पर्यटकों में इस छोटे से गांव को लेकर काफी उत्सुकता हो गई थी। उन्हीं पर्यटकों में एक था प्रबल रॉय, जो इस पुरानी बस में बैठकर संजौली की ओर जा रहा था। जंगल और पहाड़ों के बीच बनी सड़कों पर ये बस तेजी से आगे बढ़ रही थी। बस का कंडक्टर टिकट बेचते हुए प्रबल तक आता है और उससे कहता है, कहाँ की टिकट चाहिए साहब? एक टिकट संजौली का देना भैया। आप संजौली से 2 स्टॉप आगे फूलपुर का टिकट ले लो। सूरज डूबने के बाद संजौली में उतरना ठीक नहीं है साहब। अरे क्यों? संजौली में उतरने में क्या दिक्कत है? संजौली गांव के आसपास पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है और सारी की सारी घटनाएं रात के अंधेरे में ही हुई है। शहर से इतनी दूर होने के कारण अभी तक मीडिया में ये बात नहीं फैली है साहब। प्रबल को लगा कि कंडक्टर उसे शहरी आदमी समझकर ठगने की कोशिश कर रहा है। वो कंडक्टर से कहता है, नहीं नहीं, आप मुझे संजौली का ही टिकट दे दो। कंडक्टर ने उसे रहस्यमयी निगाह से देखा और टिकट काट कर दे दिया। कुछ ही देर में सूरज डूब गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। सुनसान सड़क पर उस बस की हेडलाइट की रोशनी के अलावा दूर दूर तक कुछ और नजर नहीं आता था। आधे घंटे और बीतने के बाद बस रुकती है और कंडक्टर ने आवाज लगाई, संजौली आ गया। प्रबल अपना बैग लेकर बस से उतर जाता है और बस आगे निकल जाती है। बस स्टॉप एकदम सुनसान था और वहां कोई और आदमी नजर नहीं आ रहा था। बस कुछ दूर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसके आगे एक बल्ब जल रहा था। प्रबल उस झोपड़ी की ओर बढ़ता है। बल्ब की रोशनी में नीचे के बोर्ड पर उसकी नजर पड़ती है जिस पर लिखा था संजौली यात्री निवास। उस झोपड़ी के पास पहुंचकर प्रबल जोर से आवाज लगाता है, कोई है? अरे कोई है यहाँ? झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है, घुंघराले सफेद बालों और चेहरे पर झुर्रियों के साथ। वो बूढ़ा आदमी काफी डरावना लग रहा था। चिल्लाओ मत बाबूजी, अभी सुबह तक यहाँ कोई नहीं आएगा। पर इतनी रात आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं किशनगढ़ वाली बस का इंतजार कर रहा हूँ। वो रात 10 बजे यहाँ से गुजरती है। आपको कहाँ जाना है? मुझे तो संजौली गांव जाना था। संजौली? वो गांव तो इस बस स्टॉप से 3-4 किलोमीटर दूर है। अब वहाँ के लिए आपको सुबह ही यहाँ से रिक्शा या घोड़ा गाड़ी मिलेगी। अभी रात इसी यात्री निवास में काटनी पड़ेगी। प्रबल अपना बैग लेकर झोपड़ी के अंदर आ गया। वहां एक बेंच पर अपना बैग रखकर वो लेट जाता है। कमरे में दूसरी ओर वो बूढ़ा आदमी अपनी पोटली लेकर बैठ जाता है। लंबी यात्रा की थकान से प्रबल को जल्दी ही नींद आ जाती है। अचानक उसे नींद में किसी के जोर से चीखने की आवाज आती है। छोड़ दो मुझे! प्रबल की आंख खुल जाती है। उसे पहले लगा कि शायद कोई सपना आया था, पर तभी अचानक वही आवाज फिर से आती है, बचाओ! प्रबल उठकर खड़ा हो जाता है। तेज हवा के झोंके से झोपड़ी का दरवाजा खुला पड़ा था और वो बूढ़ा आदमी भी कहीं नजर नहीं आ रहा था, पर उस आदमी की पोटली अभी वहीं पड़ी थी। प्रबल अपने बैग से टॉर्च निकालता है और उठकर झोपड़े से बाहर आकर आवाज लगाता है, कौन है? कौन है वहाँ? प्रबल ने अंधेरे में टॉर्च की रोशनी इधर उधर मारी। अचानक उसे झाड़ियों के बीच उस बूढ़े आदमी का खून से लथपथ शरीर नजर आता है।
प्रबल सहम जाता है। फिर अचानक वो शरीर हिलने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कोई उसे खींचकर दूर ले जा रहा हो। प्रबल उस ओर कदम बढ़ाता है, पर वो लाश और भी तेजी से उससे दूर जाने लगती है। हिलती डुलती टॉर्च की रोशनी में अचानक उसे घूंघट डाले एक औरत नजर आती है, जो उस बूढ़े आदमी की लाश को खींचकर दूर ले जा रही थी। रुको, रुक जाओ। अचानक जोर से बिजली कड़कती है। 2 सेकंड के लिए प्रबल की आंखें बंद हो जाती हैं। जब प्रबल की नजर दोबारा सामने जाती है तो अब वहां न कोई घूंघट में औरत थी और न ही उस आदमी की खून से लथपथ लाश। प्रबल एकदम हैरान हो जाता है कि अचानक वो औरत और वो लाश कहाँ गायब हो गई। उसने अंधेरे में टॉर्च की रोशनी यहाँ वहां मारी, पर अब वहां बस एक खौफनाक सन्नाटा बिखरा पड़ा था। पर प्रबल नहीं जानता था कि दूसरी ओर घनी झाड़ियों की आड़ में से 2 आंखें उसकी ओर ही देख रही थी। डरावनी लाल आंखें, जैसे उनमें खून उतर आया हो। वो आंखें एक औरत की थी, जिसके घुंघराले बाल थे और चेहरे पर कई चोट के निशान। उस औरत ने दूर से ही प्रबल को देखा और फिर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराती है। जैसे ही उसने देखा कि प्रबल वापस यात्री निवास की ओर जा रहा है, उस औरत ने अपनी साड़ी का लंबा घूंघट अपने सर पर डाल लिया और झुककर नीचे बैठ जाती है। वहां नीचे जमीन पर पड़ी थी उसी बूढ़े आदमी की लाश, जो प्रबल को यात्री निवास में मिला था। ताजा गरम खून पीने का मजा ही कुछ और है। अभी मैं पहले इसका खून पीऊंगी और फिर इसके दिल और भेजे को खाऊंगी। ये कहकर उसने अपने लंबे तीखे नाखून उस लाश में गाड़ दिए। थोड़ी देर में उसने सिर्फ अपने नाखूनों से उस लाश का सीना फाड़ दिया और गरम बहते लहू को पीने लग जाती है। खून से सना हुआ उस औरत का मुंह उस वक्त इतना खौफनाक था कि कोई देखकर ही बेहोश हो जाता। आदमी की शक्ल में ये सब जानवर ही हैं और इनके खून को पीकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। अब जरा इसका दिल और भेजा निकाल कर खाया जाए। ये कहकर उस औरत ने उस लाश का दिल बाहर निकाल लिया और उसे खाने लगी। देखते ही देखते उसने लाश को पूरा ही नोच डाला और उसके भेजे को भी निकाल कर खा लिया। वहीं दूसरी ओर प्रबल वापस यात्री निवास की ओर जाते हुए रास्ता भूल गया। अंधेरे और झाड़ियों के कारण उसने कोई गलत मोड़ ले लिया। काफी दूर निकलने के बाद प्रबल के सामने एक नदी आई, जिसमें पानी काफी उफान पर था और उस पर लकड़ी और रस्सियों से बना एक पुल बना था। ये नदी और पुल उसने पहली बार देखा था, इसलिए उसे एहसास हो गया कि वो गलत रास्ते पर आ गया है। अरे, ये मैंने कौन सा रास्ता ले लिया? प्रबल हैरत में भी था और उसे डर भी लग रहा था। टॉर्च की रोशनी भी अब फीकी पड़ रही थी, शायद उसकी बैटरी खत्म होने वाली थी। तभी अचानक एक जुगनू टिमटिमाता हुआ उसके आसपास घूमने लगता है। प्रबल आश्चर्य से उस जुगनू की ओर देखता है। वो जुगनू धीरे धीरे उड़ता हुआ एक तरफ चल पड़ता है और प्रबल के कदम भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। प्रबल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, जैसे उस जुगनू से वो सम्मोहित सा हो गया हो या किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। प्रबल उस जुगनू के पीछे पीछे ही चलता रहता है। घनी झाड़ियों और कच्चे रास्ते से होते हुए लगभग आधे घंटे वो चलता रहा तो अचानक उसे सामने वही यात्री निवास नजर आने लगा। प्रबल के चेहरे पर खुशी की लहर आ जाती है। उसने जुगनू की ओर देखा, जो अब तेजी से उड़ता हुआ सीधा यात्री निवास की खिड़की से अंदर चला जाता है और उसकी चमक से यात्री निवास के अंदर से भी काफी रोशनी आने लगती है। प्रबल आगे बढ़कर झोपड़ी का दरवाजा खोलता है और अंदर कदम रखते ही आश्चर्यचकित रह गया। अंदर कमरे में एक अत्यंत ही सुंदर लड़की बेंच पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। उसके पास में ही एक बड़ा सा लैंप पड़ा था, जिसकी तेज रोशनी से पूरा कमरा जगमग हो गया था। जैसे ही उस लड़की की नजर प्रबल पर पड़ी तो वो खड़ी हो जाती है और प्रबल से कहती है, आइए बाबूजी, इतनी रात आप बाहर कहाँ चले गए थे? तुम कौन हो? इस यात्री निवास की देखरेख का जिम्मा मेरे चाचा जी का है और उनकी तबीयत जरा खराब हो गई थी तो मैं आ गई। पर अभी थोड़ी देर पहले तो तुम यहाँ नहीं थी। घर पर खाना बनाने का काम भी तो मुझे ही करना पड़ता है ना बाबूजी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। उधर नदी के पास ही है मेरा घर। ये सुनकर प्रबल की जान में जान आई। लड़की ने अपना नाम पार्वती बताया, पर गांव में सब उसे पारो ही बुलाते थे।
प्रबल ने पारो को उस बूढ़े आदमी की मौत और रहस्यमयी चीख के बारे में बताया, पर पारो को यकीन ही नहीं हुआ। मैं सच कह रहा हूँ, उस आदमी की पोटली भी यहीं पड़ी थी। पर अब उस कमरे में कोई पोटली भी नहीं रखी थी। पारो जोर से हंसने लगी। आपने जरूर नींद में सपना देखा होगा। नहीं नहीं, वो सपना नहीं था। मुझे बस के कंडक्टर ने भी बताया था कि संजौली में रहस्यमय तरीके से कई लोगों की मौत हुई है। मैं तो इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना। आप चिंता मत करिए और आराम से बैठ जाइए। प्रबल वापस बेंच पर लेट गया और शाम से हुई अजीब घटनाओं के बारे में सोचने लगा। अचानक उसके सर के पीछे दीवार पर लगा एक फोटो फ्रेम जमीन पर गिर जाता है। धाड़! उस आवाज से चौंक कर प्रबल खड़ा हो जाता है। पारो जोर से चिल्लाती है, बाबूजी, पीछे हट जाओ। तभी प्रबल की नजर फोटो फ्रेम से लिपटे एक लंबे जहरीले सांप पर पड़ती है। लगभग 4 फुट लंबा वो सांप और उसकी फुंकार किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी थी। डर से प्रबल की हालत खराब हो जाती है। पारो आगे बढ़कर उस सांप को पकड़ने की कोशिश करती है। अरे पागल हो गई हो क्या? मत जाओ उस सांप के पास। पर पारो ने प्रबल की बात पर ध्यान दिए बिना सांप को पकड़ लिया और दरवाजे से बाहर फेंक दिया। गांव में रहने के कारण उसे इन चीजों से डर नहीं लगता था। हम तो हर हफ्ते ऐसे सांप देखते हैं बाबूजी। शहर से यहाँ आने वाले सांप ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब शहर के ऐसे नीच लोग जो गांव के भोले भाले मासूम लोगों का शिकार करते हैं। ये कहते कहते पारो का चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखें अब सुर्ख लाल हो जाती हैं, जैसे उनमें खून उतर आया हो। उसके गाल पर एक बड़े जख्म का निशान होता है और उसकी उंगलियों के नाखून काफी बड़े और नुकीले हो जाते हैं। कुछ ही पलों में सुंदर सी पारो उसी भयानक औरत में तब्दील हो जाती है जो कुछ देर पहले झाड़ियों में उस बूढ़े आदमी का खून पी रही थी। ये सब देखकर प्रबल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर से हकलाते हुए प्रबल कहता है, पारो, ये तुम्हें क्या हो रहा है पारो? तुम सब शहर के लोग एक जैसे होते हो, मक्कार नीच जानवर जैसे। अब तुम्हारा खून पीकर ही मुझे शांति मिलेगी। ये कहकर पारो उसकी तरफ बढ़ती है। प्रबल ने पास में पड़ा बैग उसकी तरफ फेंका, पर पारो सिर्फ अपनी उंगलियों से इशारा करती है और हवा में ही उस बैग की दिशा बदल जाती है। प्रबल सीधा दरवाजा खोलकर बाहर भागता है। पारो उसके पीछे दौड़ती है। प्रबल एकदम बदहवास सा भागा जा रहा होता है। पारो ने अपना ध्यान प्रबल से 10 मीटर सामने एक लंबे पेड़ पर टिकाया और फिर अपनी गर्दन को एक तरफ झटका दिया। वो पेड़ सीधा सामने गिरता है और प्रबल का रास्ता रोक लेता है। प्रबल के सामने अब भागने की जगह नहीं बची थी। पारो उसके एकदम पास आ जाती है। उसकी लाल आंखों में प्रबल को अपनी मौत नजर आने लगती है। तभी उसने अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकाली और हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। पारो थोड़ी देर के लिए सहम कर रुक जाती है। प्रबल को थोड़ा हौसला मिलता है और वो रुद्राक्ष की माला सामने लटकाते हुए धीरे धीरे अपने दाएं बढ़ता है, जहां थोड़ी ही दूर पर नदी बह रही थी। पारो भी उसकी ओर बढ़ती जाती है, पर रुद्राक्ष की माला के कारण सीधा प्रबल पर अटैक नहीं करती। प्रबल ने नीचे देखा। लगभग 20 फीट नीचे से नदी पूरे उफान पर बह रही थी। प्रबल सीधे नदी में कूद जाता है। पारो गुस्से से उसकी तरफ देखती रह जाती है और प्रबल का शरीर नदी के साथ बहता हुआ दूर चला जाता है। अगले दिन सूरज की तेज रोशनी से प्रबल की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को नदी के किनारे एक चट्टान पर लेटा हुआ पाता है। उसके चारों ओर 8-10 गांव वाले लोग खड़े थे। उन्हीं लोगों ने उसके बेहोश शरीर को नदी में बहने से बचाया था और बाहर निकाला था। प्रबल ने उन्हें अपने साथ बीती पूरी घटना सुनाई, तो उन गांव वालों में से एक आदमी कहता है, बाबूजी, जिसे आपने देखा वो पारो नहीं थी। पारो नहीं थी? फिर कौन थी वो? वो पारो की भटकती आत्मा थी, क्योंकि पारो को मरे हुए तो 6 महीने हो चुके हैं। उन गांव वालों ने बताया कि आज से 6-7 महीने पहले पार्वती उर्फ पारो उस गांव की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी। एक बार शहर से कुछ लोग संजौली घूमने आए थे। जब उनकी नजर पारो पर पड़ी तो उनकी नीयत बिगड़ गई और वो उसे लेकर संजौली के यात्री निवास पर चले गए। वहां उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती अपनी हवस को पूरा करने की कोशिश की। पारो उनसे लड़ती है और भागने की कोशिश करती है, पर जब उन्होंने हर तरफ से उसे घेर लिया तो उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। उस घटना के बाद वो चारों दरिंदे संजौली से फटाफट भागने वाले थे, पर रात में ही उनके साथ कुछ हादसा हुआ और सब मारे गए।
क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। पर मरने से पहले एक आदमी ने हॉस्पिटल में ये बताया था कि उन्हें पारो ने मारा है। उस दिन के बाद से पारो की आत्मा संजौली यात्री निवास के पास ही भटकती रहती है और कोई भी शहरी आदमी जब संजौली गांव आने की कोशिश करता है तो वो उसके पीछे पड़ जाती है ताकि गांव की किसी और भोली लड़की के साथ वो ना हो जो उसके साथ हुआ। ये था संजौली का खौफनाक राज और इसे सुनने के बाद प्रबल अगली बस से ही सीधा वापस चला गया। संजौली में रुकने का मतलब था अपनी मौत को खुद दावत देना। अंतःकर्म। कहते हैं कि जलन बहुत बुरा कर्म है जिससे सारे कुकर्म जन्म लेते हैं और वो इंसान को अंत कर्म तक ले जाते हैं। गीता सार से प्रेरित। रविवार के दिन दो जुड़वा बच्चे टेलीविजन पर कार्टून देख रहे हैं और रसोई में उनकी माँ जिया दोपहर का खाना पका रही है। टीवी देखते हुए बच्चों के सामने लिविंग रूम में सजी छोटी छोटी चीजें उड़कर टीवी स्क्रीन पर टकराती हैं। स्क्रीन फूटती है। बच्चे माँ की ओर भागते हैं। माँ आवाज सुन बच्चों की ओर बाहर आती है। तीनों लिपट जाते हैं और देखते हैं कि लिविंग रूम की छोटी चीजें दीवारों से टकरा रही हैं और कमरे में रखे सोफा सेट और टेबल हवा में झूल रहे हैं। बच्चे जोरों से चिल्ला कर रो रहे हैं और उनकी माँ ने बेडरूम में छोड़कर बाहर से बंद कर दिया है। जिया ने मंजर का छोटा क्लिप बनाकर घर से बाहर जाते हुए अपने पति विनय को व्हाट्सएप पर भेजा और घर का दरवाजा बंद करके कॉल किया। विनय, ये सब क्या है? जिया, मैं अभी घर आता हूँ। मुझे नहीं पता और अभी आकर मुझे सब बताओ क्योंकि मुझे पता है इसकी वजह तुम और अशोक हो। जिया ने घर का दरवाजा खोला और देखा कि सारा सामान व्यवस्थित है। वो अंदर आई और फर्श पर देखा तो कुछ टूटा फूटा नहीं था। टीवी भी सही और उस पर कार्टून चल रहे हैं। बेडरूम में देखा तो बच्चे सो गए हैं। उसने फिर से वो क्लिप देखी जो पति को भेजी है और उसमें वो मंजर वैसा ही दिखा जैसा हुआ। ये सब सही कैसे हुआ जो इतना भयानक था? तभी एकदम से लिविंग रूम के पर्दे बंद हुए, अंधेरा हुआ और डरावने से माहौल ने घेरा किया। हल्के धुएं में एक आदमी खून में लथपथ कटा हुआ सामने आया जो खिड़की के पास खड़ा था, जिसे देख जिया के पसीने छूट गए। अगले पल एक औरत उस आदमी के पास उसी हालत में दिखी। बड़े गुस्से में थे दोनों। जिया सहम कर दीवार के सहारे रगड़ खाती हुई बैठ गई। पसीना और आंसू दोनों आ रहे हैं पर आवाज हलक में अटक गई है। अगले पल पास में एक भयानक लंबा चौड़ा आदमी वहां प्रकट हुआ। लाल आंखें और खून से टपकती लार, उसके मुंह से मानो एक राक्षस हो। ये देखते ही जिया बेहोश हुई और वो प्रेत जोर से हंसने लगे। तभी घर का दरवाजा जोर से धक्के से खुला और विनय अंदर आया और उसे भी उन तीनों का ये दृश्य दिखा। जरा वो भी डरा। प्रेत अदृश्य हुए। रसोई से गिलास में पानी लेकर उसके छींटे जिया पर छिड़के और वो होश में आई। फिर उसी ग्लास का पानी पिलाया और जिया को पकड़कर विनय को खड़ा कर सोफे पर बैठाकर सामने बैठा और बोला, जिया, तुम तो जानती हो कि हमारी फैमिली का जॉइंट बिजनेस था। मैं ताऊ जी के साथ काम करता था। जब से पापा मम्मी सब छोड़कर केदारनाथ बस गए, कम उम्र में धंधे में पड़ा। ताऊ जी ने पिता की तरह नहीं, मास्टर की तरह काम सिखाया। जैसे मैं एक फौज का जवान हूँ, कहीं भी डांट देते, किसी के सामने चिल्लाने लगते, हाँ पूरा ख्याल रखते। पैसा गाड़ी सब दी पर मेरी इज्जत का फालूदा निकालते। मुझ में यह सब गुस्सा बनकर पनपने लगा। आखिर मैं सिर्फ 24 साल का था। एक दिन ताऊ जी का बेटा यानी मेरा भाई शिवेक पढ़ाई पूरी करके लंदन से वापस आया और ऑफिस में उसे भी काम सिखाया जाने लगा, पर बड़े प्यार से। ये देख मेरा मन अब जलन और बदले से भर गया। घर आकर मैं बहुत शराब और सिगरेट पी रहा था कि मेरा दोस्त अशोक आया, जो कि पेशे से पंडित था। वो बोला, ये क्या हाल बना रहा है? अब ये रोज का हो रहा है, हाँ, जो मैं एक दोस्त के नाते सह नहीं पा रहा हूं। हर काम रोने और जलने से पूरा नहीं होता, कुछ करना पड़ता है, हद पार तक। करेगा? हाँ, मैं सारी हदें पार कर दूंगा। ब्रह्मांड में सब तरह के कर्म व्याप्त हैं। वैसे ही सभी तरह की पूजा भी, सात्विक और तामसिक दोनों पूजा हम हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत कर सकते हैं, पर वो जरा वक्त लेगी। इसलिए अभी हम वही पूजा शमशान में नहीं करके ईसाइयों के कब्रिस्तान में करते हैं। चलो। हम दोनों चले गए और पहुंचकर नई दफनाई 2 कब्रों के बीच मुझे बैठाया और जैसा मुझे कहा मैं दोहराने लगा, हे आत्माओं, अगर तुम सच में हो
और अगर तुम भी किसी दुर्घटना या द्वेष का शिकार होकर मरी हो तो मेरा बदला लेकर अपना मन शांत करने आ जाओ। मेरे ताऊजी श्री उमेद प्रकाश की मृत्यु ही मेरा बदला है। अगर तुम हो तो ये करो। ऐसा करके हम दोनों चले गए। रोज की तरह मैं ऑफिस जाता, पर ताऊजी ठीक थे और मैं घर आकर वही शराब और सिगरेट में डूब जाता। 1 महीना हुआ और एक दिन ऑफिस गया तो मेरा भाई अकेला था। मेरे पूछने पर बताया, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, चेस्ट पेन होने लगा और अब डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। मैं अपने ताऊजी से मिलने उनके घर गया और खैरियत पूछकर जाने लगा कि रसोई में एक औरत उल्टी खड़ी दिखी, जो मैंने सोचा कि काम वाली होगी। घर से बाहर आकर पलटा तो ताऊजी के कमरे की खिड़की में एक आदमी खड़ा दिखा। यह देखते हुए भी मुझे समझ नहीं आया और मैं चला गया। 2 महीने गुजरे। मेरा भाई शिवेक धंधे में नई ऊंचाइयों को छू रहा था। यह देख मैं और जल रहा था। अशोक फिर आया और बोला, सुना है कि मुस्लिम कब्रिस्तान में वही काम करने से काम जल्दी होते हैं। हम दोनों फिर से निकले और वैसा ही किया जैसा पहले किए थे। बस मैंने ताऊजी की जगह इस बार भाई शिवेक का नाम लिया। वापस आकर सो गया। अगली सुबह जब कपड़े पहन रहा था तभी ताऊजी का कॉल आया और वो बोले, विनय, तेरे भाई ने घर के छत से कूद के जान दे दी, जल्दी आओ। फोन रखा और मैं खुशी से फूला नहीं समाया। अशोक को कॉल करके कहा, काम हो गया अशोक। ताऊजी के पास जाकर नाटक करते बिलख कर रोया। अरे त्यष्टि का सारा कर्म कर वापस आया। ताऊजी ने सब मुझे सौंप दिया। मुझे जो चाहिए था मिला। अब मैं करोड़पति विनय कहलाने लगा। शादी हुई, बच्चे हुए और इसमें 10 साल निकल गए। ताऊजी भी चल बसे। बस यही सब सच्चाई है। एक दिन आधी रात को विनय, तुम और अशोक मानो एक कमरे में थे और किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। ये सब मैंने बाहर खड़े होकर सुना था, पर मैंने इसका कभी जिक्र नहीं किया। आज वो ही याद आया। क्या था? उस रात मैं और अशोक पार्टी से लेट आए थे तो अशोक को यहीं रोक लिया था और गप्पे मारने लगे। तभी वो तीनों जो तुम्हें दिखे आज, वो उस रात हमारे सामने आए और बताया कि जो 2 आदमी औरत थे वह ईसाई कब्रिस्तान से आए थे और क्या और विनय? और जिनको मैंने काट काट कर मार डाला था। क्यों विनय? वो आदमी फ्रेडी दी कोस्टा है और मुझे उनसे दूर और मेरी उनसे खिलाफत करता रहता था। और एक रात मैं उसके घर गया क्योंकि उसने ताऊजी से बातों बातों में कहा था कि वो अकेला है और उसकी पत्नी अगले दिन आने वाली है। मैं पहुंचा और उसे गुस्से में समझाने लगा, यहां तक कि उसका कॉलर भी पकड़ा, पर बदले में उसने मुझे थप्पड़ मारा और मैं गुस्से से पागल हो गया। उसे धक्का देकर फर्श पर गिराया, पर उसका सर टेबल से टकराया और वो मर गया। मैं डर गया पर खुद को बचाना चाहता था। फिर मैं सामने रसोई से एक छुरी लाया और उसके टुकड़े कर दिए। उसकी जेब से चाबी लेकर ऊपर कमरे में गया चोरी करने, ताकि पुलिस को चोरी का मामला लगे। पर कमरे में पहुंचा तो उसकी बीवी पहले से वहां सो रही थी। मैंने उसको भी काट डाला और सारा लॉकर खाली करके चला गया। हाँ, मैं नशे में था, पर सब सोच समझ कर किया। इसलिए जैसा सोचा वैसे ही अगले दिन अखबार में छपा था। पर उसकी पत्नी को क्यों? तुम्हारी कसम, मैं किसी को मारने नहीं गया था, पर जो हुआ उसके बाद करना पड़ा। और वो दूसरा आदमी कौन था? वो दूसरा आदमी जिन्न है, जो कि मुस्लिम कब्रिस्तान से आया था। वो सब जब हमें मारना चाहते थे तब हमारे गिड़गिड़ाने पर बोले, अभी तुम्हें नहीं, पहले उनको मारेंगे जो हर साल तुमसे जुड़े हैं। और फिर सबसे पहले जिया तुम्हारी माँ को पानी के टैंक में गिराकर मारा। फिर अगले साल तुम्हारे पापा को गैस सिलेंडर लीक ब्लास्ट में मारा। और अब तीसरा साल है, हमारी बारी है, क्योंकि अब कोई नहीं बचा है परिवार में। और तुम्हें और बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। इन सब के लिए भगवान सजा देगा तुम्हें और अशोक को, और मैं भी माफ नहीं करूंगी। पर पहले अशोक को बुलाकर कोई समाधान करो। विनय ने अशोक को वो क्लिप भेजी और कॉल करके सब बताया, और अशोक ने अपने गुरु से समाधान पूछा और आया। पूरा पूजा पाठ का माहौल बनाकर अशोक ने हनुमान बीज मंत्रों की आहुतियां डाली।
ओम हनु 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 हनुमते नमः। ओम फट स्वाहा। आहुतियों के साथ चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें जोर जोर से आ रही थी। वहीं जिया और विनय की आवाज नहीं निकल रही है। पसीने और आंसू से लथपथ चेहरा लिए चुपचाप बैठे हैं। घर की लाइट्स आवाजों के साथ जल बुझ रही हैं। डरावनी चीखें माहौल को बहुत ही दर्द भरा कर रही हैं, पर मंत्रों के स्वर मानो शक्ति दे रहे हैं। आहुतियां खत्म होने से पूर्व सारी चीखें बंद और लाइट्स शुरू हो जाती हैं। माहौल शांत हो जाता है। अशोक जिया से माफी मांगकर चला जाता है और रास्ते में सुनसान सड़क पर स्कूटर रुक जाता है, मानो किसी ने पकड़ लिया हो। पीछे पलटते ही अशोक उस डरावने जिन्न को देखकर डर जाता है और स्कूटर की रेस जोर से दबाता है। जिन्न छोड़ देता है और स्कूटर असंतुलित होकर सामने आते ट्रक में घुस जाता है और अशोक एक्सीडेंट में मारा जाता है। यहाँ जिया बच्चों के साथ सोती है और अकेले सो रहा विनय सुबह 2:45 पर सामने ताऊजी और शिवेक को खड़ा देख रहा है, जो उसका हाथ पकड़कर पलंग से उठाकर ले जाते हैं। 6:30 बजे जिया विनय को उठाने आती है तो वो उठते नहीं। वो समझ जाती है कि वो नहीं रहा। विनय की लाश के पास उसका मोबाइल बजा, जिस पर अशोक का कॉल था, जिसे जिया ने उठाया और पुलिस कर्मचारी ने कहा कि कल रात एक्सीडेंट में ये चल बसे, इनकी लाश को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाओ। जैसे कि अशोक अकेला था, बस विनय ही उसका दोस्त था और दोस्त के लिए अशोक ने दुख में गलत भी किया और उसके परिवार को बचाने के लिए सही भी किया। सच्ची दोस्ती निभा गया, जैसे कि दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती। अब शमशान में 2 चिताएं जल रही हैं। जिया बच्चों के साथ रोती देख रही है। चिता की लपटों की दूसरी ओर विनय अशोक दिखते हैं और हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए अदृश्य हो जाते हैं। जैसा कर्म किया होता है इंसान ने अपने जीवन में, वो अंततः यही भोग कर जाना होता है। वही अंतः कर्म होता है। लेखक धुवेश बोहरा। समझौता। रात के घुप अंधेरे में पूरा जंगल सन्नाटे की चादर ओढ़े था और उसी गहरे घने पेड़ों के जंगल में सन्नाटे के बीच बॉबी लगातार फावड़े से खुदाई कर रहा था। कुछ देर के लिए रुकता और घबराई नजरों से पास रखे खून से लथपथ शरीर को देखता और फिर से खुदाई में लग जाता। उसके चेहरे से डर और घबराहट साफ साफ झलक रही थी। गड्ढा पूरा खोद बॉबी ने जैसे ही शरीर को हाथ लगाया, वो एकाएक छटपटाने लगा। बॉबी डरकर झटके से पीछे गिरा। वो अब भी जिंदा था। दरअसल मिडिल क्लास लड़का बॉबी शहर में बड़े सपने लेकर आया था, लेकिन शहर की चकाचौंध ने उसे ऐसा लपेटा कि वो खुद ही नहीं जान पाया कि कब वो इतना अय्याश बन गया। जब अय्याशी के लिए पैसे कम पड़ने लगे तो उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। अपने सपनों से भटककर अब उसका उठना बैठना क्रिमिनल्स के साथ होने लगा। शुरुआत में उसका हाथ सिर्फ छोटे मोटे अपराधों में होता, लेकिन जैसे जैसे पैसों की भूख बढ़ती गई, बॉबी चोरी से उठकर किडनैपिंग और फिरौती करने लगा। लेकिन उसने कभी किसी की हत्या नहीं की। लेकिन एक दिन जब उसे एक 5 स्टार होटल मालिक गौतम को किडनैप करने का काम मिला, तो उसकी ये कसम भी टूट गई। उसने होटल मालिक गौतम को किडनैप कर लिया, लेकिन उसी वक्त हुई हाथापाई में गलती से गोली चल गई और होटल मालिक गश खाकर गिर पड़ा। वो छटपटाने लगा। बॉबी घबरा गया और वहां से भागने लगा। तभी गौतम ने उसे पैर से पकड़ लिया। मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। मेरी जान बचा लो। वो अपनी जान की भीख मांगने लगा। बॉबी उस
साफ देख पाना संभव नहीं था। बॉबी ने पास रखी टॉर्च को जलाया और आसपास देखने लगा, कौन है? लेकिन कोई नहीं दिखा कि तभी अचानक उसके सामने किसी अघोरी सा दिखने वाला व्यक्ति सामने आ गया। उसके पूरे शरीर पर सफेद भस्म थी और उसके सिर पर ठीक चोटी वाली जगह पर एक बड़ी कील गड़ी हुई थी जिससे लगातार खून बह रहा था। उसका ऐसा भयावह रूप देखकर बॉबी चीख पड़ा कि तभी अघोरी गौतम की दफनाई लाश की तरफ देखकर बोला, डरो मत, मेरा स्वार्थ मुर्दों से है, जिंदा इंसान से नहीं। और वो हंसने लगा। उसकी शैतानी मुस्कुराहट से बॉबी सहम गया और भागने लगा। बॉबी अंधाधुंध भाग रहा था, लेकिन अघोरी की शैतानी हंसी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो जितना दूर भागने की कोशिश करता, आवाज उतनी ही नजदीक से आती और बॉबी के भागते कदम तब रुके जब उसने देखा कि वो फिर से उसी जगह आ पहुंचा है जहां से उसने भागना शुरू किया था। बार बार ऐसा होने पर बॉबी घबरा गया और उस अघोरी के पैरों से लपेटकर जान की भीख मांगने लगा। छोड़ दो, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। मैं इसे मारना नहीं चाहता था, ये गलती से हो गया। भगवान से किस माफी की उम्मीद रखता है? भगवान किसी को माफ नहीं करता, उसमें इतना बड़ा दिल कहाँ। अगर अपराध की माफी चाहता है तो शैतान की शरण में चल, समझौता कर उनसे, शैतान को खुश कर। अगर शैतान को समझौता कर लिया तो तो चल। बॉबी अघोरी के पीछे पीछे गया और एक गुफा तक पहुंच गया। गुफा में एक शैतान की मूर्ति लगी थी और उसके सामने ही कंकालों का ढेर लगा था, जिसमें तकरीबन 15 से 20 इंसानी कंकाल भी थे, जिसकी बदबू से बॉबी का दम घुटने लगा। उसने हाथ से मुंह ढकते हुए पूछा, बाबा, ये सब क्या है? ये शैतान की भेंट है। और उसके बाद अघोरी मूर्ति के सामने बने कुंड के पास बैठ गया। अघोरी के हाथ घुमाते ही कुंड में खुद ब खुद आग प्रज्वलित हो गई। बॉबी को कुंड के पास बैठाकर पूछा, अगर थोड़ी सी भी भूल हुई तो जीवन की आखिरी भूल होगी। मैंने सोच लिया है, मैं सब करने को तैयार हूँ। अघोरी ने बॉबी को शर्त बताकर गौतम की दफनाई लाश का गोश्त लाने को कहा। बॉबी शैतान से इतना प्रभावित हो चुका था कि उसने गौतम की लाश को खोद कर निकाला और उसके गोश्त के साथ साथ उसका सिर भी काट लिया और शैतान को भेंट कर दिया। ये देख अघोरी प्रभावित हुआ और बॉबी से कुछ मांगने को कहा। बॉबी ने गौतम के कटे सिर की तरफ इशारा करके कहा, मैं इसकी होटल का मालिक बनना चाहता हूँ और अपराध की अंडरवर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। और फिर समझौते की अगली ही सुबह गौतम के घर में सिलेंडर फट गया और पूरा परिवार एक बार में हो जाकर मर गया। और फिर बॉबी ने होटल पर कब्जा कर लिया। शैतान के समझौते के बाद बॉबी बेलगाम घोड़े सा हो गया। एक ही दिन में लाखों की ड्रग्स की तस्करी करने लगा और बेशुमार पैसा कमाने लगा। जो भी उसके रास्ते में आता वो उसे मार देता। एक रात बॉबी तस्करी के लिए जा रहा था, तभी चेक पोस्ट पर पुलिस ने उसकी गाड़ी रुकवाई और गाड़ी की तलाशी के लिए कहा। पहले बॉबी ने समझाने की कोशिश की कि गाड़ी में कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। तो बॉबी ने गाड़ी की डिक्की खोल दी। डिक्की में ड्रग्स का ढेर देख हवलदार की आंखें फटी रह गई। हवलदार बाकी पुलिस वालों को इत्तला करने के लिए मुड़ा तो बॉबी ठीक उसके पीछे खड़ा था और देखते ही देखते उसका रूप बदलने लगा। उसके सींग निकल आए
और चेहरा लाल हो गया। उसका भयावह रूप देख हवलदार चीख पाता उससे पहले ही बॉबी ने उसे जानवर की तरह नोच डाला और वहां से निकल गया। इसी तरह एक एक करके उसने अपने खिलाफ के सभी लोगों को मार डाला। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का किंग बनने के बाद बॉबी अय्याशी में इतना डूब गया कि उसने शैतान की भेंट चढ़ाना ही बंद कर दिया। उसके धीरे धीरे शैतान बॉबी पर हावी होने लगा और शैतान बॉबी के जरिए इंसानों को मारने लगा। और सारी हदें तो तब पार हुई जब इंसानी गोश्त के तलब में उसने अपनी ही माँ को मार दिया और उसके बाद अपने पिता और परिवार को खत्म कर दिया। ये सब होता देख बॉबी ने आपा खो दिया। उसने अपने काम से दूरी बना ली। सारा दिन खुद को कमरे में कैद करके रखता, लेकिन फिर भी शैतान ने उसको नहीं बख्शा। वो घबरा गया और उसी अघोरी के पास गया। जाते ही बॉबी उसके पैरों में पड़ गया। बाबा, बाबा मुझे इस शैतान से मुक्ति चाहिए। मुझे आजादी चाहिए। इसके लिए मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि तुम्हें सारी शर्तें माननी होगी। गलती हो गई, लेकिन अब मुझे इससे दूर जाना है। ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा बाबा, नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक विधि से गुजरना होगा। मैं तैयार हूँ, मैं सब करने को तैयार हूँ बाबा। हाँ। और फिर अघोरी ने कुंड में आग लगाकर विधि करना शुरू किया। विधि करते करते अघोरी ने बॉबी के सिर को काले कपड़े से ढक दिया और कहा, अपनी आंखें बंद रखना। जब तक मैं नहीं कहता आंखें नहीं खोलना, वरना विधि भंग हो जाएगी। फिर अघोरी बॉबी के चारों तरफ घूमने लगा और उसके पीछे जाकर ठीक चोटी वाली जगह पर एक बड़ी कील गाड़ दी। ये देख बॉबी जोर से चीखा। ये क्या किया तुमने मेरे साथ? आजादी दी है तुमने मुझे। अब मेरी जगह तुम यहाँ कैद रहोगे। अब ये जंगल ही तेरा घर है। और अघोरी अदृश्य होने लगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? रुको। अब इंतजार कर तेरे जैसे ही किसी अगले मुसाफिर का। नहीं। ब्लडी विच इंग्लैंड के 2 टाउन यॉर्क और हैम्स्टर टाउन को विभाजित करता ये खतरनाक सीवर एक भयानक बीच के लिए जाना जाता था। इस सीवर के उस पार यॉर्क टाउन था तो इस पार हैम्स्टर टाउन था। सीवर के घुमाव की वजह से रास्ते इतने फूटे थे कि अनजान व्यक्ति धोखा खा जाते थे। शायद इसीलिए वहां के लोगों ने इसी भूल भुलैया के चलते इसका नाम सर्किल सीवर रख दिया था। पर यह ज्यादा मशहूर था उस बीच के चलते। चांदनी रात फैली हुई थी। चार्ल्स सीवर के उस पार के किसी टाउन से लौट रहा था। चांदनी रात की रोशनी में उसने देखा बगुले पक्षी के जैसे सफेद वस्त्र में अप्सरा की तरह दिखने वाली एक युवती उसी की तरफ बढ़ी आ रही थी। उसने सीवर पार करने के लिए अभी अपना पैर ब्रिज पर रखा ही था कि ब्रिज के बीच पानी में अजीब सी आवाज उसे आसपास महसूस होने लगी। वो युवती करीब आ गई और चार्ल्स से बोली, मुझे जरा सहारा देकर सीवर पार करा दे तो बहुत मेहरबानी होगी। चार्ल्स अभी कुंवारा लड़का था। युवती के हाथों के स्पर्श से ही उसके तन में बिजली सी दौड़ गई। उसकी धड़कन बढ़ गई थी। वो बोला, आओ ना, संभल के, मेरी बाह थाम लो। चार्ल्स बोला। दोनों तरफ सीवर का पानी उधम मचा रहा था। युवती ने मुस्कुराते हुए उसकी कलाई अपनी कलाई में थाम ली। मगर ये क्या? चार्ल्स को लगा सैकड़ों कांटे एक साथ उसकी हथेली में चुभ गए हो। वो युवती की कलाई झटकते हुए दर्द से तिलमिला उठा। क्या हुआ? इतना तड़प क्यों रहे हो? युवती बोली। मगर चार्ल्स को काटो तो खून नहीं। वो डरता सहमता हकलाती आवाज में बोला, कुछ नहीं, पैरों में कोई चीज चुभ गई थी। कभी किसी से
मेरा मतलब है प्यार व्यार किया है या नहीं? युवती बोली। जी अभी तक तो ऐसा मौका नहीं मिला। चार्ल्स शर्माते हुए सर झुकाए बोला, कोई बात नहीं, आज जी भर कर प्यार करेंगे। ये रात रोज रोज कहाँ आती है। बेचारी चार्ल्स ने डर या कामुकतावश हामी भर दी। ब्रिज के बीच भाग में आते ही युवती ने अपने जिस्म को कपड़ों से आजाद कर दिया। कसी जांघों मदमाते जिस्म को देखते ही चार्ल्स आगे बढ़ा और युवती को अपनी बाहों में कसते हुए उस ब्रिज पर लिटा दिया। तभी एक तेज सनसनाती हवा उठी और उतने दायरे में अंधकार फैला गई। गीदड़ों की आवाजें तेज हो उठी। चार्ल्स युवती के बदन से खेल रहा था और वो युवती चार्ल्स की पीठ सहला रही थी। मगर ये क्या, अब युवती के वो खूबसूरत हाथ अचानक बदल गए। उनमें बाल उगने शुरू होने लगे और अंगुलियों में लंबे मोटे नाखून उभरने लगे थे। वो इस बीच अपनी असली अवस्था में आ गई थी। बड़ा भयानक काला सा चेहरा था उसका। तभी ब्रिज पर कुछ लोगों के चलने की आहट सुनाई दी। टाउन के कई लोग हाथों में टॉर्च लिए जोर जोर से चार्ल्स को आवाज देते इधर को ही आ रहे थे। लगता है तुम्हारे घर वाले हैं, ये नहीं आए होते तो आज हमारा संगम सदा के लिए हो गया होता। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, हम फिर यहीं मिलेंगे। चार्ल्स शायद उस बिच की असली सूरत से अभी भी अनजान था। इसी को कहते हैं हवस में अंधा हो जाना। वो बिच घबरा गई। उसने चार्ल्स को एक तेज झटका दिया और चार्ल्स एक तरफ लुढ़क गया और वो बिच खिसियानी हंसी हंसती वहां से गायब हो गई। चार्ल्स विक्षिप्त सा खड़ा था। तभी टाउन वालों के साथ उसका पिता हंट चार्ल्स को झकझोरता हुआ बोला, चार्ल्स, तुम यहाँ इस सीवर के बीच बने ब्रिज पर क्या कर रहे हो? तुम्हें शाम तक घर आना था ना। वो मैं रास्ता भूल गया था। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? डैडी, मैं सच बोल रहा हूँ। चार्ल्स, तू नहीं जानता ये कितनी मनहूस जगह है। सब लोग चार्ल्स को घेरे उसे घर लाए, मगर चार्ल्स परिवार और टाउन वालों को अब हर रात परेशान करने लगा। वो सीवर की तरफ भागता, लोग उसे पकड़ कर लाते। टाउन वाले जान चुके थे कि सर्किल सीवर के बीच इस पर प्रभाव जमा चुकी है। एक दिन चार्ल्स का दोस्त मैक्स उससे मिला। यार, तू घर वालों को रोज परेशान कर रहा है, बात क्या है? लोगों में चर्चा है कि तेरे ऊपर सीवर की बीच प्रभाव जमा चुकी है। ये टाउन वाले ना कितने बेवकूफ है। चुड़ैल होती है क्या? अगर होती है तो आज की रात मैं भी देखूंगा कि वो होती कैसी है। तेरा क्या मानना है चार्ल्स? सीवर के ब्रिज के पास रात में एक खूबसूरत लड़की मुझसे मिलती है। सच? हाँ यार सच। और ये कहकर चार्ल्स घर चला गया। मगर मैक्स की कामुकता उसे सीवर पर जाने के लिए मजबूर करने लगी। अब रात अपना जलवा बिखेरने लगी थी। मैक्स सर्किल सीवर की तरफ बढ़ चला। रास्ते में एक काले रंग का भयानक पक्षी पंख फैलाए एक अजीब आवाज भरता अचानक से उसके ऊपर से गुजरा। मैक्स को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों में मन भर लोहे की वजनी वस्तु को पहना दिया हो और उसके पैर बढ़ ही नहीं रहे हो। अभी वो इस बात को सोच ही रहा था कि सामने से एक आवाज आई। वहां सफेद लिबास में एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसने मैक्स की ओर देखकर कहा, तो तू उसकी बातों में आकर अपनी मौत के मुंह में आ गया। शायद तुझे पता नहीं था कि हमारे भी उसूल होते हैं। हम जब तक अपने जख्मी शिकार को सदा के लिए सुला नहीं लेते तब तक दूसरे शिकार पर हाथ नहीं फेरते। अचानक वो युवती पीछे की तरफ देखकर एक भयानक तरीके से चीखी। उस चीख ने मैक्स का जैसे कलेजा चीर कर रख दिया। वो अचानक पीछे को मुड़ी। हवा तेज चलने लगी। गीदड़ों की आवाजें उस खामोशी को चीरने लगी। युवती के बाल उसके हिप तक लहरा रहे थे और मैक्स उसका ये अंदाज देखकर आकर्षित हुए बगैर नहीं रह सका। वो आगे बढ़ा, करीब पहुंचा और जो ही उसने अपनी बाहों में युवती को लेना चाहा, युवती उसकी तरफ घूम गई और मैक्स के मुंह से भयानक चीख निकल गई। बड़ा डरावना दृश्य था वो। युवती के चेहरे पर बहते हुए फोड़े ही फोड़े उगाए थे। उसके मुंह के लंबे चमकते दांत बाहर को निकल पड़े थे। मैक्स चीखते हुए बदहवास ब्रिज से टाउन की तरफ भागा, मगर कहां तक? उस डरावनी बिच ने एक बड़े आकार का चमगादड़ नुमा पक्षी का रूप ले लिया और मैक्स के पीछे झपट पड़ी। मैक्स ब्रिज पार करने ही वाला था कि पक्षी का रूप धारण किए हुए बिच ने अपने पंखों से मैक्स को जोरदार धक्का दिया और मैक्स तेज बहते सीवर की गहराई में चला गया। आकाश में उस पक्षी के 3 स्वर सुनाई दिए, चिन चिन चिंच। शायद ये उसकी विजय का प्रतीक था। पूरे टाउन में लोगों की भीड़ लगी थी।
मैक्स का शरीर पानी में तैर रहा था। सारा टाउन शोक के आलम में था। मैक्स के मरने के बाद चार्ल्स के पिता हंट की परेशानी बढ़ गई थी। वो चार्ल्स को उस बिच से बचाने की कवायद शुरू कर देता है। वो इसी सिलसिले में चर्च के फादर फेडरिक के पास गया था। फादर चर्च के अंदर प्रे करने में व्यस्त थे। हे गॉड, इस शैतानी बीच से तू हमारी हिफाजत कर। तभी फादर की नजर हंट पर गई, जो फादर को ही देख रहा था। तुम यहाँ कैसे? फादर फेडरिक, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरा वो इकलौता सहारा है। प्लीज फादर। बचाया उससे जाया जाता है जो जिंदा हो। माय सन, जो पहले से ही मर चुका हो उसे कैसे बचा सकता हूँ मैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा चार्ल्स अभी जिंदा है। हंट की बात सुनकर फादर चिल्लाकर बोले, नहीं, तुम्हारा बेटा तो उसी वक्त मर चुका था जिस वक्त वो उस बीच के साथ संबंध बना रहा था। लेकिन फादर, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो अपने घर पर ही आता जाता रहता है। अगर वो मर चुका होता तो ऐसे कैसे संभव हो पाता? मेरी बात का यकीन मानो माय सन, तुम्हारा बेटा मर चुका है। वह बीच उसे उसी अपनी दुनिया में ले गई है। तुम्हारे बेटे ने ही अपने दोस्त मैक्स की जान ली है और अब वो दोनों पता नहीं कितने लोगों की जान लेंगे। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ। तुम स्वयं अपनी आंखों से क्यों नहीं देख लेते? और इधर चार्ल्स और युवती दोनों मिलकर हंस रहे थे और चार्ल्स के चेहरे पर शैतानियत झलक रही थी। सच बताओ चार्ल्स, क्या तुम पर अभी तक किसी को शक नहीं हुआ कि तुम मेरी तरह मर चुके हो? नहीं, अभी तक किसी को नहीं। जिस तरह तुम मैक्स को यहाँ पर लेकर आए थे, अब तुम्हें हर रोज एक नए इंसान को यहाँ लेकर आना है। इंसानों का खून मुझे ताकत देता है और अब तुम्हें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तब वहाँ फादर फेडरिक और हंट एक साथ पहुंच गए। हंट ने अपनी आंखों से अपने बेटे चार्ल्स का चेहरा देख लिया था, जो कि इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। और फादर ने चीख कर कहा, दूर हट जा ब्लडी बीच, दुष्ट! इस गंदे सीवर में रहने वाली शैतानी बीच, हम तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होने देंगे। फादर की ये बात सुनकर वो युवती और चार्ल्स दोनों हंसने लगे। तभी फादर मुंह से कुछ पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे वो युवती और चार्ल्स एक भयानक रूप इख्तियार करने लगे। उस युवती ने खौफनाक खूनी चुड़ैल का रूप धर लिया और चार्ल्स भी एक दरिंदे की शक्ल में आ गया था। उसने फादर को एक जोरदार धक्का दे दिया। फादर उसके प्रतिघात से आहत बेहोश हो गए। चुड़ैल सीधे चार्ल्स के पापा के पास पहुंची। तू हम दोनों को मारना चाहता है ना? आज मैं तेरी जिंदगी छीन लेती हूँ। तभी अचानक फादर को होश आ गया और उन्होंने अपनी जेब से चर्च का होली वाटर निकाला और कहा, हंट, ये होली वाटर दोनों के ऊपर जल्दी फेंको, वरना ये सबको मारकर अपनी दुनिया में शामिल कर लेंगे। हंट ने फादर के हाथ से होली वाटर लेकर तुरंत दोनों के ऊपर फेंक दिया। होली वाटर गिरते ही अचानक उस युवती यानी बिच का और चार्ल्स का जिस्म जल उठा। उन दोनों के मुंह से एक अजीब चीख निकली और देखते ही देखते वो दोनों सीवर के पानी में समा गए।